नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है इस प्लेटफॉर्म पे। आप सभी कैसे हैं? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि मैंने पिछले क्लास में स्टार्ट किया था वर्ल्ड मैपिंग की क्लास, तो मैंने उसमें बताया था कि मैं आगे आने वाले लेक्चर में आपको सारे जितने भी कॉन्टिनेंट हैं 7, उन सभी का एक एक करके मैं लेक्चर जारी करूंगा, है ना। तो इसे पिछले वाले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था डायरेक्शंस को, और फिर हमने देखा था मैप कितने प्रकार के होते हैं, है ना। तो जैसा कि आप पिछले अगर लेक्चर को देखे होंगे तो आप अभी जान गए होंगे कि जो दिशाएं होते हैं, जो डायरेक्शंस होते हैं, वो 8 होते हैं, और ये मैप को पढ़ने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। इसके बाद हमने देखा था मैप कितने प्रकार के हैं, तो उसमें हमने जाना था कि मैप तो बहुत तरह के हैं, लेकिन हमें वर्ल्ड मैपिंग की क्लास में वनली 3 मैप्स की ही जरूरत है, जिसमें मैंने बताया था कि फिजिकल मैप्स होते हैं, पॉलिटिकल मैप्स होते हैं, ब्लैंक मैप्स होते हैं। ऐसे बहुत सारे मैप्स हैं, लेकिन आपको ये 3 मैप्स पढ़ने हैं। जैसा कि मैंने बताया था आपको कि पॉलिटिकल मैप्स में हम बाउंड्री को देखते हैं, स्टेट्स को देखते हैं, कंट्री को देखते हैं, डिस्ट्रिक्ट, इन सारे चीज को हम पॉलिटिकल मैप के थ्रू स्टडी करते हैं। और दूसरा फिजिकल मैप, तो फिजिकल मैप में जनरली हम लोग माउंटेन्स को, रिवर्स को, प्लेट्यू को, लेक्स को, यानी कि जितने भी नेचुरल लैंडस्केप हैं उन सभी को हम स्टडी करते हैं किसके माध्यम से? फिजिकल मैप्स के माध्यम से। और तीसरा मैंने बताया था ब्लैंक मैप्स, जैसा कि बोर्ड पे लगा भी हुआ है ब्लैंक मैप्स, यानी कि इस पे हम लोग को प्रैक्टिस करना है। आप देखते होंगे अलग अलग प्लेटफॉर्म पे अलग अलग तरीके से एनिमेशन से आपको बताया जाता है, बट वो देखने में तो आपको अच्छा लगता है, लेकिन वाकई में आपको याद नहीं होता होगा। दो चार अगर याद हो भी जाए तो उससे कुछ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वर्ल्ड मैपिंग की क्लास ऐसा है कि अगर आप ज्योग्राफी बैकग्राउंड से हैं और वर्ल्ड मैपिंग आपको नहीं आ रही है, तो फिर आप ज्योग्राफी रियली में नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि ज्योग्राफी का आधार ही है मैप। सिर्फ मैं ज्योग्राफी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं अदर सब्जेक्ट की भी बात कर रहा हूं। अगर आप वर्ल्ड मैपिंग की क्लास अगर अदर सब्जेक्ट से भी हैं, अगर कर लेते हैं याद वर्ल्ड मैपिंग को, तो फिर आप जीएस का पार्ट जो है और किसी और भी विषय में, जैसे इतिहास में आप जाएंगे, है ना, तो लोकेशंस तो उसमें भी आते हैं, है ना, कि यहाँ के लोकेशंस पे ऐसे युद्ध हुआ था या कुछ भी ऐसी घटना हुई थी। तो लोकेशन अगर याद है तो आप उसको बहुत ही बारीकी से आप विजुअलाइज कर लेते हैं, है ना, और आपको वो फिर याद भी रहते हैं। इसके बाद अगर आप कोई न्यूज देखते हैं, है ना, वर्ल्ड में जितने भी चीजें हो रहे हैं उन सब को अगर देखते हैं, अगर आपको लोकेशन याद है मैप पे, तो आपको इंटरेस्ट आएगा उस न्यूज को सुनने में, उस न्यूज के बारे में जानने में, यानी कि आपके जो जीएस पार्ट है वो भी इससे मजबूत होंगे। और हर आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन रहते ही रहते हैं किसी न किसी तरह से कोरिलेट करके, है ना। तो आइए, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि पहला लेक्चर नॉर्थ अमेरिका का जारी होगा, फिर साउथ अमेरिका, फिर अफ्रीका, उसके बाद यूरोप, फिर एशिया और ऑस्ट्रेलिया, और लास्ट में अंटार्कटिका। तो आइए उन्हीं में से हम आज नॉर्थ अमेरिका मैप को पढ़ेंगे, वो भी धरातल पे उतर करके कि कहाँ पे कौन सी जगह है, किसकी लोकेशन कहाँ है ना। और आप भी अपने एटलस को ओपन कर लेंगे। एटलस एक बुक होती है जिसमें बहुत सारे मैप्स होते हैं, है ना, तो वो आप लोगों के पास अगर है तो ओपन करके रखेंगे। मेरे साथ यहाँ जो भी मैं आपको पढ़ाऊंगा, लोकेशन बताऊंगा, उन सभी चीज को हाईलाइट करते चलना है और आपको बार बार विजुअलाइज करना है। जैसा कि मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि आपको किसी भी चीज को करने के लिए एक प्लानिंग सेटअप करना होता है, फिर उसको विजुअलाइज करना होता है और प्रैक्टिस करना होता है, तब वो हमेशा के लिए आपके वो चीज हो जाती है। दोस्तों, आज मैं वर्ल्ड मैपिंग की क्लास में आपको नॉर्थ अमेरिका पढ़ाने से पहले एक चीज और बताना चाहूंगा, समझाना चाहूंगा, जो कि वर्ल्ड मैप का वो भी एक आधार है, उसको जानना बहुत ही महत्वपूर्ण है।
आपने सुना होगा लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड, है ना, देशांतर रेखा और अक्षांश रेखा, ये क्या होते हैं? आइए 2 मिनट में समझते हैं। दोस्तों, एक होते हैं अक्षांश रेखा और एक होते हैं देशांतर रेखा। जैसा कि मैं एक स्फीयर लेता हूं यहां, ये सपोज कीजिए कि अर्थ का एक मॉडल है और इस पे आपको इमेजिनरी लाइन वो दो, एक अक्षांश और एक देशांतर, मींस कि एक लैटिट्यूडनल और एक लॉन्गिट्यूडनल। अब आपने ग्लोब को देखा होगा या मैप को अगर आप अभी देख रहे होंगे तो आप उसमें प्राप्त करेंगे कि एक जो ये रेखा है जो बीचों बीच पृथ्वी के बीचों बीच जो रेखा गई है, इसे हम इक्वेटर कहते हैं। और ये कितने डिग्री पे है? 0 डिग्री पे। ये 0 डिग्री पे है। अब इस रेखा को हम इक्वेटर इंग्लिश में कहते हैं, हिंदी में इसको भूमध्य रेखा कहते हैं और इसे विषुवत रेखा भी कहते हैं। भूमध्य मीन्स हो गया, भू का मतलब हो गया पृथ्वी, अर्थ, और मध्य का मतलब हो गया बीचों बीच। कितना आसान है हिंदी वर्ड में इसे जानना। भूमध्य का मतलब हो गया कि जो पृथ्वी को 2 भागों में बीचों बीच से बांट रही हो, वैसी रेखा को हम भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा या इंग्लिश में इक्वेटर कहते हैं और इसकी डिग्री हो गई 0। ठीक इसी के समांतर जब हम ऊपर की ओर यानी कि नॉर्थ की ओर जाते हैं तो वो कौन सी रेखा है, उसकी नाम क्या है, ये देखते हैं। तो इससे पहले ये जान लीजिए कि ये नॉर्थ है, यानी कि नॉर्थ पोल कहेंगे इसको, और ये साउथ पोल है। ये दोस्तों 90 डिग्री पे होते हैं। कितने डिग्री पे? 90 डिग्री पे होते हैं। ये भी आप लिख लेंगे, ऊपर में भी सेम 90 डिग्री पे होते हैं, ठीक है। और 90 डिग्री और नीचे में जब हम लिखते हैं तो इसके साथ एस लगा देते हैं यानी साउथ, और इसके साथ एन यानी कि नॉर्थ, ठीक है। ये बहुत ही बेसिक है बट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके बिना आप मैप को सही तरीके से नहीं जान सकते हैं। तो ये बिल्कुल बेसिक है, इस पे ध्यान देंगे, क्योंकि एक बार अगर आप घर बनाने जाते हैं और उसका जो नीचे का आधार होता है अगर वो मजबूत ना हो तो क्या आपके घर टिकेंगे? एक ही भूकंप में आपके घर तुरंत से धराशाही हो जाएंगे। तो अगर नींव अच्छी है, आधार अच्छा है, तो भूकंप को थोड़ा झेल सकता है। वैसे ही ये आपका आधार है। अगर आपके सवाल, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, अगर आपके आधार मजबूत है, क्वेश्चन कैसा भी एनालिटिकल आ जाए, कैसा भी रीजन सेशन बेस्ड आ जाए, आप क्वेश्चन को इजीली कर पाएंगे अगर आपके बेसिक, आपके नींव, आपके आधार अच्छे हो। ठीक इसके समांतर जब चलते हैं 23.5 डिग्री, दोस्तों ये कितने पे है? 23.5 डिग्री पे, 23.5 डिग्री नॉर्थ पे ये रेखा की नाम है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। क्या नाम है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। मैं इधर लिख रहा हूं साइड में, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। हिंदी में इसको कहते हैं कर्क रेखा। जब ठीक इसके समांतर, समांतर यानी पैरेलल, है ना, कोई चीज जब पैरेलल में होता है ना, यानी समांतर में होता है, तो ठीक इसके जब हम समांतर चलते हैं ऊपर की ओर 66.5 डिग्री पे, 66.5 डिग्री नॉर्थ पे, है ना, तो इस रेखा का नाम क्या हो जाता है? तो इसको कहते हैं आर्कटिक
सर्कल। क्या कहते हैं? इस रेखा का नाम हो गया आर्कटिक सर्कल। और ये कितने पे है? 66.5 नॉर्थ। इसको हम हिंदी में कहते हैं आर्कटिक वृत्त। आर्कटिक वृत्त है ना। तो ये आपके 0 डिग्री से ऊपर की समांतर समांतर रेखा हो गए, पैरेलल लाइंस हो गए। ठीक इसी प्रकार से जब हम इसके नीचे आते हैं, इस 0 डिग्री के नीचे आते हैं, यानी कि साउथ पोल की ओर बढ़ते हैं इसके समानांतर, तो कौन कौन सी रेखा मिलती है? तो ठीक इसी प्रकार से हम सबसे पहला 23.5 डिग्री पे, और यहां पे साउथ लिखेंगे, एस लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि साउथ पोल की ओर हम बढ़ रहे हैं। तो 23.5 डिग्री पे ये रेखा की नाम क्या हो गया? तो इसको कहेंगे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। मैं इधर साइड में लिख दे रहा हूं, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। इसको कहते हैं हिंदी में मकर रेखा, ठीक है। ठीक इसी प्रकार से जब इसके पैरेलल समानांतर आगे की ओर बढ़ते हैं तो 66.5 डिग्री साउथ, कितने डिग्री? 66.5 डिग्री साउथ, ये कौन सी रेखा हो गया? इसको कहते हैं अंटार्कटिक सर्कल। हिंदी में इसको कहते हैं अंटार्कटिक वृत्त। क्या कहते हैं? अंटार्कटिक सर्कल। अंटार्कटिक वृत्त। तो दोस्तों आपने देखा कि एक मैंने अर्थ का मॉडल लिया, एक स्फीयर को लिया, और इस स्फीयर पर एक इमेजिनरी लाइन को देखा कि कैसे 0 डिग्री जो कि पृथ्वी को दो भागों में बांट रही है, फिर 0 डिग्री के ऊपर यानी कि नॉर्थ पोल की ओर जब बढ़ते हैं तो इसकी समांतर रेखाएं 23.5 डिग्री पे आपके ट्रॉपिक ऑफ कैंसर मिलते हैं। फिर ठीक उसी प्रकार से आगे बढ़ते हैं 66.5 डिग्री पे तो आपको यहाँ पे आर्कटिक सर्कल मिले, और फाइनली हम नॉर्थ पोल पे 90 डिग्री पे पहुंच जाते हैं। एक चीज और जान लेंगे, ये जो डिग्री है ना, ये डिग्री कुछ और नहीं बल्कि ये एंगल होते हैं। यानी कि इस 0 डिग्री से हम यहां ऐसे जाएंगे ना इस पॉइंट पे, यानी कि 23.5 डिग्री का एंगल बना रहा है। इसी प्रकार से जब हम ऊपर जाते बढ़ेंगे इस स्फीयर पे तो एक समय आएगा जब ये ठीक राइट एंगल 90 डिग्री फॉर्म करेंगे। इसी को हम कहते हैं 90 डिग्री नॉर्थ पोल। ठीक इसी प्रकार से जब हम नीचे की ओर आते हैं तो आपके ये एंगल बन रहे हैं, ये डिग्री कुछ और नहीं है, एंगल है डिफरेंट डिफरेंट। और ठीक इसी प्रकार से जब हम नीचे की ओर राइट एंगल बनाते हैं 90 डिग्री पे पहुंचते हैं, और इसको कहते हैं कि साउथ पोल हमारा 90 डिग्री पे है, ठीक है। तो ये बात हुई किसकी? ये मैंने देखा लैटिट्यूडनल लाइंस, है ना, लैटिट्यूडनल लाइंस यानी कि अक्षांशीय रेखा। याद रखेंगे लैटिट्यूडनल लाइन यानी कि अक्षांश रेखा, और लॉन्गिट्यूडनल लाइन यानी देशांतर रेखा। अगर आपको याद नहीं हो रहे हैं हिंदी में तो आप कहेंगे कि लॉन्ग डिस्टेंस, है ना, जब हम लंबा चलते हैं तो क्या हो जाता है? देशांश लग जाता है। तो क्या करते हैं उससे हम याद कर लें कि देशांश लगना यानी देशांतर रेखा, लॉन्ग चलने पे देशांश लगता है यानी देशांतरीय रेखा, और ये लेटा हुआ रेखा यानी कि लैटिट्यूडनल लाइंस, अक्षांशीय रेखा, है ना। इसके बाद अब हम देखते हैं एक और चीज यहां पे याद रखने वाली क्या है, ये ध्यान देंगे। मैं एक और स्फीयर लेता हूं पहले, मैं एक दूसरा स्फीयर लिया और ठीक उसी प्रकार से मैं यहां से बीचों बीच 0 डिग्री बनाया, ठीक है। अब यहां पे एक चीज जानना है इंपॉर्टेंट,
ये पृथ्वी को दो भागों में बांट रही है रेखा। अब इस पूरे भाग को, इस पार्ट को हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं नॉर्थ हेमिस्फेयर, ठीक है, उत्तरी गोलार्ध। ये छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन आपके क्वेश्चन जब आएंगे तो इन्हीं से आपके दिमाग में वो सारे चीज क्लियर होंगे, क्योंकि ये नींव है। इसको हम कहते हैं नॉर्थ हेमिस्फेयर। ठीक इसी प्रकार से जब हम 0 डिग्री से नीचे यानी साउथ में आते हैं, ये पूरे भाग को हम कहते हैं साउथ हेमिस्फेयर। साउथ हेमिस्फेयर, इसको कहते हैं दक्षिणी गोलार्ध हिंदी में। और इसको कहते हैं उत्तरी गोलार्ध। इसके बाद जब हम ये जान गए कि एक हमारा नॉर्थ हेमिस्फीयर है और एक हमारा साउथ हेमिस्फीयर है, बट जब आपसे पूछा जाता है कि इंडिया का लोकेशन क्या है, तो आप कहते होंगे या सुनते होंगे या अदर किताब में आप पढ़े होंगे कि हमारा जो भारत है उसकी स्थिति उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है। अब हम जानेंगे कि यहां नॉर्थ हेमिस्फीयर तो जान लिया, लेकिन ये पूर्वी गोलार्ध जो आ रहे हैं, उत्तरी पूर्वी, तो पूर्वी कहां से लग रहे हैं उसको देखते हैं। यानी कि अब समय आ गया है किस चीज को जानने की? लॉन्गिट्यूडनल लाइन को जानने की। तो आइए मैं एक फिर से स्फीयर लेता हूं और अब हम देखेंगे लॉन्गिट्यूडनल लाइन को। तो दोस्तों, लॉन्गिट्यूडनल लाइन यानी कि एक खाड़ा वाला लाइन जो नॉर्थ पोल को साउथ पोल से मीट करवा रहा हो, मिला रहा हो, है ना। अब आप यहां पे देखेंगे ये भी रेखा तो समान रूप से पृथ्वी को दो भागों में बांट रही है। तो अब कहेंगे कि सर इसका जो लोकेशन है वो चेंज हो गई है। वो लोकेशन कैसे चेंज हो गई? अब देखेंगे कि ये वाला पार्ट आपके स्पेस हो रहा है। इससे पहले आप देख रहे थे कौन वाला पार्ट था? ये वाला स्पेस हो रहे थे, है ना, दो। अब यहाँ पे चेंज होकर के ये खड़ा हो गया और ये एक स्पेस बन रहा है। अब इस स्पेस को हम कहते हैं, अब इस वाले स्पेस को कहते हैं ईस्टर्न हेमिस्फीयर। अब इस वाले स्पेस को कहते हैं ईस्टर्न हेमिस्फीयर। यहीं से आप कहते हैं कि इंडिया का जो लोकेशन है वो कौन से है? नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर में, ठीक है, क्योंकि ये ईस्ट वाला खाली भाग, ठीक इसी प्रकार से ये वेस्ट वाला खाली भाग है, ये वाला। और इसको क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं वेस्टर्न हेमिस्फीयर। दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे एस्पायरेंट होते हैं जो डायरेक्ट उठाते हैं किताबों को और पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं, और जब ये टेक्निकल टर्म आ जाते हैं ईस्टर्न हेमिस्फीयर, वेस्टर्न हेमिस्फीयर, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, साउदर्न हेमिस्फीयर, फिर वो कंफ्यूजन हो जाते हैं क्रिएट कि ये क्या होता है ना। तो एकदम एक एक स्टेप को नहीं छोड़ना है, आपको धरातल पे आकर काम करना है, ठीक है। और ये प्लेटफॉर्म उसी पे वर्क करती है। ये एनिमेशन के थ्रू भी आएगी लेकर के आपके सामने लेक्चर, बट सबसे पहले उन बच्चों को दिक्कत ना होनी चाहिए जो बिल्कुल बेसिक को ना जानते हो, है ना। क्योंकि आप जान रहे हैं कंपटीशन कितना तगड़ा हो गया है ना, दिन पर दिन तगड़ा होते जा रहा है, और आपके पास अगर बेसिक ना हो कंप्लीट तो सोच ही सकते हैं क्या हो सकता है ना। अब आइए इस चीज को अब आप क्लियरली जान गए हैं। अब इस रेखा को आपने
दिमाग में सवाल आया होगा कि सर वहां पे जो दो भाग में बांट रहा था उसको तो हम कहते हैं इक्वेटर, बट इस रेखा को हम क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं जीएमटी लाइन, जीएमटी लाइन, ग्रीनविच मीन टाइम लाइन। ठीक है, और इसको क्यों कहते हैं ग्रीनविच मीन टाइम लाइन? क्योंकि ये रेखा जो है लंदन के ग्रीनविच से ये रेखा गुजरी है, और लंदन के ग्रीनविच में ही वो टाइम जोन का स्टडी सेंटर बनाया गया है, और वर्ल्ड का जितने भी टाइम लाइन है वहीं से डिसाइड होती है ना। तो इस रेखा को अगर आपको ये जानना हो टाइम लाइन, तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाएंगे और वहां पे आप बेसिक क्लास जो मेरी हुई है टाइम लाइन पे उसको देख के आप समझ सकते हैं। इसको बहुत ही बारीकी से मैंने वहां समझा रखा है। ठीक है, तो दोस्तों आई थिंक, उम्मीद है मुझे, इसको प्राइम लाइन भी कहते हैं, प्राइम मेरिडियन भी कहते हैं, प्राइम मेरिडियन भी कहते हैं। हर वो शब्द आपको जानना है क्योंकि एग्जाम में कोई भी शब्द पूछ सकते हैं, है ना। तो जीएमटी आ गया तो जान गए, अब प्राइम मेरिडियन पूछ दिया तो फिर आप कैसे करेंगे, इसलिए इसको भी जानना जरूरी है। और इसको हम लॉन्गिट्यूडनल यानी कि देशांतरीय रेखा कहते हैं। ठीक है, तो आई थिंक ये कंप्लीट हो गए। आइए अब वर्ल्ड मैप की सीरीज पे चलते हैं और वहां लोकेशन हम ब्लैंक मैप के थ्रू देखते हैं कि कौन से कंट्री का लोकेशन कहां पे है। मैं चाहता तो यहाँ एनिमेशन के थ्रू भी और लिखा हुआ भी मैं लगा करके आपको बता सकता था, बट वैसे करने से क्या होगा, आपको अच्छा तो लगेगा बट आप याद नहीं कर पाओगे, आप सीख नहीं पाओगे, है ना। तो सबसे पहले ये देखिए क्या है, ये जो है ना आपके पास ब्लैंक मैप है ये, और ये किसका है? नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट। 7 कॉन्टिनेंट है जिसमें से मैंने पहला स्टार्ट किया है नॉर्थ अमेरिका, उत्तरी अमेरिका का। ठीक है, ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है। अब इस महाद्वीप में हम जानेंगे कि कौन से देश का क्या लोकेशन है। तो आइए सबसे पहला हम देखते हैं कि ये जो कलर है, आपके जो सेम कलर यहां पे भी दिख रहे हैं और यहां पे भी दिख रहे हैं, तो ये सेम कलर वाले कौन से हैं? यूएसए हैं। ठीक है, तो ये यूएसए का पार्ट है बट इसका नाम है अलास्का, अलास्का। और ये जो कलर देख रहे हैं आप ग्रीन वाले जहां तक फैला हुआ है, ये पार्ट है कनाडा का। किसका है? कनाडा का। बिल्कुल एटलस अगर आप देख रहे होंगे तो उसको विजुअलाइज करना है कि कहां तक कैसे कौन सा पार्ट आपके फैले हुए हैं, इसका लोकेशंस देखना है, क्योंकि आप जब एग्जाम में करने जाएंगे तुरंत आपके दिमाग में वो लोकेशन आएंगे और इसके बेस पे बहुत सारे क्वेश्चन आप इजीली कर सकते हैं। नेक्स्ट, ये आपके यूएसए हो गया। तो 3 क्या हो गया? अलास्का, कनाडा, यूएसए। अलास्का यूएसए का पार्ट है। दोस्तों यहां पे मैंने एक चीज बताना चाहता हूं कि ये कनाडा और यूएसए के बीच में एक लैटिट्यूडनल लाइन है 49 डिग्री नॉर्थ। अब ये नॉर्थ साउथ कैसे हो रहा है आप समझ चुके हैं। ये आपके लैटिट्यूडनल लाइन है, अक्षांशीय रेखा है जो कनाडा और यूएसए को बांट रही है। इसके बाद आते हैं तो ये वाला जो कंट्री है जो आप येलो में देख रहे हैं पूरा, ये आपके मैक्सिको है। यहां पे आप मैक्सिको से आगे बढ़ेंगे, यहां पे देखेंगे ग्वाटेमाला है। अगर आपको नहीं दिख रहा हो तो मेरे जो सुने हुए शब्द हैं, कंट्री के नेम है, वो आप एटलस में देख रहे होंगे और आप उसे हाईलाइट भी कर रहे होंगे। ग्वाटेमाला के बाद इधर आते हैं तो बेलीज मिलते हैं। ये आपका होंडुरस है। जैसे मैं सीरीज में कर रहा हूं वैसे ही आप भी अगर याद करेंगे, वैसे ही सीरीज में लगाएंगे तो आपको भी ये हमेशा के लिए याद हो जाएंगे। इसके बाद ये जो ब्लू कलर में आप देख रहे हैं, ये एल सल्वाडोर है। मैं इधर लिख रहा हूं
ये जो आप ब्राउन में देख रहे हैं कलर, ये छोटे से हैं, आई थिंक आपको दिखाई दे रहा होगा, नहीं दिखाई दे रहा है तो आप एटलस में देख रहे होंगे, है ना। ये आपके निकारागुआ, ये आप बैगनी कलर में देख सकते हैं कोस्टा रिका को, और ये फिर डार्क येलो में आप देख सकते हैं कलर में पनामा। तो दोस्तों ये जो मेनलैंड पे कंट्री है उन सभी का लोकेशंस मैंने इस प्रकार से देखा। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं कि इसमें जो छोटे छोटे आइलैंड्स वाले ग्रुप के जो कंट्री हैं, जो ग्रेटर एंटिलीज के पास में है, वो कौन कौन से कंट्री है देखते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे मिलेगा द बहामाज, ये छोटे से आपको दिखेगा आइलैंड्स। आइलैंड किसको कहते हैं आपको पता होना चाहिए। आइलैंड्स यानी कि द्वीप उसे कहते हैं जो चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ हो। मैं हर उस वर्ड को आपको साथ ही साथ बताते चलूंगा, एक्सप्लेन करते चलूंगा। तो यहां पे क्या है, द बहामाज। इसके बाद आप ये देख रहे हैं ब्राउन कलर में क्यूबा। फिर नीचे आएंगे जमाइका, ये देख सकते हैं आप यहाँ पे हैती है। तो कौन कौन से हो गए, बहामास, क्यूबा, जमाइका, हैती। ये देख सकते हैं आप ग्रे कलर में डोमिनिकन रिपब्लिक। आपको एटलस में मिल भी रहे होंगे उम्मीद है। और ये आप देखते हैं लास्ट में प्यूर्टो रिको। तो ये सभी जो थे आपके ग्रेटर एंटिलीज के पार्ट थे। यहाँ पे छोटे छोटे डॉट्स में आई थिंक आपको नहीं दिखाई दे रहा हो, आप देखेंगे यहाँ पे ऐसे छोटे छोटे डॉट्स में ये लिखे होंगे डॉट्स, और साइड में आपके एटलस के लेफ्ट साइड में ये चीज यहाँ पे एक स्क्वायर बना करके और कुछ कंट्री के नाम होंगे जो आपके उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आप एक बार जरूर देखेंगे। इसको हम कहते हैं लेसर एंटिलीज, ठीक है। तो आपने कैसे देखा कि आसानी से मैंने आपके सामने इन सारे लोकेशंस को, जो देश के लोकेशंस है, कंट्री के लोकेशंस है, इसको मैं बताया। आप भी इसी प्रकार से ब्लैंक मैप लेंगे, सबसे पहले तो एटलस पे विजुअलाइज कर लेना है, जैसा कि आपने किया भी होगा। इसके बाद आपको ब्लैंक मैप लेना है और खुद से बिना देखे लिखना है, ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं यहां का माउंटेन्स, यानी कि अब हम चलते हैं फिजिकल पार्ट्स में, ठीक है। ये थे आपके पॉलिटिकल मैप्स। मैप्स नॉर्थ अमेरिका की, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग माउंटेन को। बिल्कुल आराम आराम से आप लोग करेंगे, धैर्य के साथ मैप को पढ़ना होता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे चीज बारीकी से दिए हुए रहते हैं। आइए माउंटेन्स को देखते हैं। सबसे पहले यहां माउंटेन्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका। तो सबसे पहले यहां पे जो माउंटेन्स है वो आपको मिलेंगे अलास्का के बाद वाले कॉर्नर पे ब्रुक्स। ठीक इसके नीचे आएंगे मैकेंजी मिलेंगे। यहां पे आएंगे अलास्का मिलेगा। ये सारे माउंटेन्स है, ब्रुक्स माउंटेन, मैकेंजी, अलास्का, माउंटेन्स एंड रेंजेस। आप एटलस में इसे देखेंगे। ब्रुक्स
अलास्का, मैकेंजी। ठीक नीचे आएंगे, यहां पे आपको मिलेगा कोस्ट। अब ये कोस्ट दो जगह पे टूटा हुआ है, एक कोस्ट आपको यहां ऊपर में देखने को मिलेगा, ठीक इसके नीचे यहाँ पे आपको एक कोस्ट मिलेगा। ठीक है, तो ब्रुक्स, अलास्का, मैकेंजी, कोस्ट, और ठीक इसके बगल में देखेंगे तो कैस्केड मिलेगा, कैस्केड। और एक इंपॉर्टेंट यहाँ का पर्वत जो आप देखेंगे नॉर्थ से साउथ की ओर फैला हुआ इस प्रकार से, ये आपके रॉकी पर्वत, रॉकी माउंटेन्स, रॉकी माउंटेन्स। इसके बाद कैस्केड के जब नीचे आएंगे तो आपको मिलेगा सियारा, सियारा निवादा, सियारा निवादा। अगर आपको लिखा हुआ ना दिखे तो मेरे आवाजों को सुन करके आप हाईलाइट कर सकते हैं एटलस पे। तो यहाँ पे माउंटेन्स कौन कौन से हुए? ब्रुक्स, अलास्का, मैकेंजी, कोस्ट, कैस्केड, इधर रॉकी हो गया, उसके बाद सियारा निवादा हो गया। ठीक है, और लास्ट में यहाँ पे देखते हैं तो एप्लेशियन, जो कि सुस्त अवस्था में पड़ा हुआ है, एप्लेशियन। ठीक है, तो ये नॉर्थ अमेरिका के माउंटेन्स है जो बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं। बहुत सारे चीज ऐसे हैं जो यहाँ पे स्किप करने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि जो आपके एग्जाम में रिपीटेड हुए हैं क्वेश्चन बार बार, मैं उन्हीं चीजों को एक साथ लाने का कोशिश किया हूं यहाँ पे, ताकि वो चीज बार बार रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, इसके बाद अब हम देखते हैं प्लेट्यू को। नॉर्थ अमेरिका के जो प्लेट्यू हैं उनको देखते हैं। अब हम यहां पे देखते हैं नॉर्थ अमेरिका के जो प्लेट्यू हैं उसको। प्लेट्यू ऑफ नॉर्थ अमेरिका। तो सबसे पहले यहां पे नॉर्थ अमेरिका में देखेंगे तो ऊपर में यूकोन मिलेगा, यूकोन की पठारी, यूकोन। इसके नीचे जब हम आते हैं यूकोन से तो यहां पे आपको कोलंबिया मिलेगा, कोलंबिया की पठारी। कोलंबिया भी आपके दो जगह पे हैं, एक ऊपर में मिलेंगे, एक ठीक नीचे में मिलेंगे कोलंबिया। इसके बाद यूकोन, कोलंबिया दो जगह पे, ठीक नीचे आते हैं तो आपको मिलेंगे ग्रेट बेसिन, ग्रेट बेसिन। ठीक है, ग्रेट बेसिन के जस्ट जब नीचे आते हैं तो आपको मैक्सिकन प्लेट्यू मिलेगा, मैक्सिको में, मैक्सिकन प्लेट्यू। मैक्सिकन के बाद हम यूएसए में ही देखते हैं तो यहां पे आपको एडवर्ड मिलेगा, एडवर्ड। फिर यहां पे आप देखेंगे ओजार प्लेट्यू है, और लास्ट में आप देखेंगे लॉरेशियन प्लेट्यू को।
तो ठीक इसी प्रकार से आप हाईलाइट करते चलेंगे। पहले मैंने माउंटेन्स को किया, फिर मैंने प्लेट्यू को किया, ठीक है। अब आइए जानते हैं यहाँ के जो रिवर्स हैं उसको। मैं दूसरा स्लाइड ले रहा हूं। सबसे पहले यहाँ पे रिवर्स में हम देखते हैं, ये रिवर्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका, ठीक है। सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे यूकोन रिवर को, यहां पे नॉर्टन साउंड के पास ड्रेन करती हुई। बिफोर सी में नॉर्टन साउंड है, यहीं पे ड्रेन करती हुई ये रिवर आपके हो गए यूकोन। आप सुन करके अपने बुक में हाईलाइट करते चलेंगे। यूकोन के बाद हम देखते हैं यहां पे आपको मैकेंजी मिलते हैं। मैकेंजी बे के पास ये ड्रेन करती है और ये आपके रिवर हो गया मैकेंजी। मैकेंजी के बाद आप देखते हैं यहां पे आपको हडसन एक रिवर मिलता है, हडसन। ठीक जब हम इसके और नीचे आते हैं तो यहां आपके कनाडा में ही सेंट लॉरेंस रिवर मिलते हैं। सेंट लॉरेंस रिवर जो कि गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस के पास ड्रेन कर रही है और ये फाइव फिंगर लेक से निकलती है। इसके बाद जब हम और नीचे आते हैं तो यहाँ पे आपको पंछी आकार में आपके 5 रिवर मिलते हैं। सबसे मेन स्ट्रीम में आप देखेंगे मिसिसिपी रिवर होगा। आप अपने एटलस में देखते चलेंगे मिसिसिपी रिवर। मिसिसिपी के मेन स्ट्रीम में जो इसके ट्रिब्यूटरी रिवर है, लेफ्ट साइड से 2 आते हैं। एक आपके हैं ओहियो, दूसरा है टेनेसी। फिर इसके राइट साइड से देखते हैं 3 ट्रिब्यूटरीज हैं। पहला मिलते हैं मिसौरी रिवर। ये सारे रिवर्स मैं बता रहा हूं अभी। मिसौरी के बाद आप देखेंगे एटलस में यहां पे आपको अरकनसास मिलेंगे। अरकनसास के बाद आप देखेंगे रेड रिवर, रेड। तो आपने देखा कि सबसे पहले यूकोन रिवर था जो कि नॉर्टन साउथ के पास ड्रेन कर रही थी। इसके बाद आपने देखा मैकेंजी रिवर जो कि मैकेंजी बे बना रही है। इसके बाद आपने देखा हडसन रिवर को जो कि हडसन की खाड़ी में ड्रेन कर रही है। इसके बाद सेंट लॉरेंस रिवर को आपने देखा जो सेंट लॉरेंस गल्फ के पास ड्रेन कर रही है। ठीक उसी के आगे जब हम बढ़ते हैं तो 5 मीन्स की पंजा यानी कि पक्षियों के आकार में आपको यहाँ पे 5 रिवर मिलते हैं। तो सबसे मेन स्ट्रीम में आपने देखा कि मिसिसिपी रिवर था। इसके जो लेफ्ट साइड से आकर ट्रिब्यूटरी मिल रही थी वो ओहियो था और दूसरा टेनेसी था। इसको याद कर सकते हैं कि मिसिसिपी यानी कुछ मिस कर रहे हैं, इसलिए क्या हो रहा है, ओहो टेंशन हो रहा है, यानी कि ओहो टेंशन से ओहियो और टेनेसी आप याद रख सकते हैं। ठीक है, जब कोई चीज मिस होता है तो आप टेंशन में आ जाते हैं ना, इसलिए यहाँ पे याद रखने का ट्रिक है। ओहो टेंशन हो गया, ओहियो और टेनेसी लेफ्ट से आकर मिलने वाली रिवर मिसिसिपी में। राइट से आकर मिलने वाली
मिसौरी, अरकानसास, रेड, जैसा कि आप अपने एटलस में इसे देख भी सकते हैं और देख रहे होंगे, उम्मीद है हमें। इसके बाद एक रिवर यहां पे देखेंगे, रियो ग्रांडे। मैं कलर चेंज कर दे रहा हूं ताकि आपको फ्रेश दिखे। रियो ग्रांडे रिवर, रियो ग्रांडे रिवर। इसके बाद रियो ग्रांडे से जब हम ऊपर बढ़ते हैं आगे की ओर, तो यहां पे आप देखेंगे एक, ये रिवर आपको कोलंबिया, कोलंबिया रिवर मिलेंगे। और यहीं पे इसके ट्रिब्यूटरी देखेंगे तो स्नेक रिवर, स्नेक रिवर। और लास्ट में जब हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे फ्रेजर रिवर मिलते हैं, और ये सभी पैसिफिक ओशन में ड्रेन कर रही है। फ्रेजर रिवर, फ्रेजर रिवर, ठीक है। तो ये सारे आपके रिवर्स हुए। मैं चाहता तो एनिमेशन के थ्रू आपको दिखा सकता था, बट नहीं, वैसे करने से आपके कुछ ही रिवर्स, कुछ ही प्लेस आपको याद होंगे। लेकिन आप इसे अगर करते हैं, धरातल पे जाके उस मैप को स्टडी करते हैं, अपने आंखों से उस चीज को विजुअलाइज करते हैं बार बार, है ना, और फिर ब्लैंक मैप पे आकर के आप जब प्रैक्टिस करते हैं तो वो आपके हमेशा के लिए हो जाएंगे। और आप भी किसी प्लेटफॉर्म पे जा करके या खुद अपने यूट्यूब पे जा करके आप भी किसी को गाइड ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आइए, आपने रिवर्स को देखा, अब आइए लेक्स को देखते हैं। इसी मैप पे मैं लेक्स को बता रहा हूं। तो सबसे पहले यहां पे आप देखेंगे एक लेक्स है, लेक सुपीरियर। उससे पहले आप देखेंगे ग्रेट बियर, ठीक इसके नीचे आएंगे ग्रेट स्लेव। इसके बाद एंथावास्का, अथावास्का कहते हैं, अथावास्का। इसके बाद आप देखेंगे रेनडियर। ये सारे लेक्स हैं। यहां पे आएंगे तो आप देखेंगे लेक विनीपेग, ठीक। लेक विनीपेग के नीचे आएंगे तो ये आपके 5 फिंगर्स लेक्स, इसको हम 5 फिंगर लेक्स मीन्स की 5 फिंगर लेक्स कहा जाता है। जिसमें आप देखेंगे लेक निपिगन, ये वाले सेक्शंस है, ये लेक निपिगन का है, लेक निपिगन। यहां पे आपको लेक सुपीरियर मिलेंगे, लेक सुपीरियर। ये निकला हुआ पार्ट नीचे की ओर लेक मिशिगन, लेक मिशिगन। इसके बाद देखेंगे लेक ओंटेरियो, और लास्ट में ये देखेंगे लेक ह्यूरोन। तो दोस्तों ये आपके लेक्स हैं। इस प्रकार से आपने रिवर को जाना, लेक्स को जाना, माउंटेन्स को जाना, प्लेट्यू को जाना, है ना। अब नेक्स्ट यहां पे हम आते हैं और डेजर्ट को देखते हैं। यहां पे 2 ही डेजर्ट फेमस है। इसी मैप में हम देखते हैं डेजर्ट को। यहां पे जो कैलिफोर्निया पेनिनसुलर है, ये क्या है, कैलिफोर्निया पेनिनसुला। अब कहेंगे पेनिनसुला क्या होता है, यानी प्रायद्वीप क्या होता है। प्रायद्वीप वैसे भाग को कहते हैं जो 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ हो। अगर कोई चीज 3 तरफ से, यानी कोई महादेश, कोई द्वीप, अगर द्वीप नहीं महाद्वीप कहेंगे, है ना, अगर
तीन तरफ से पानी से घिरा हुआ है तो उसको हम पेनिनसुला कहेंगे, ठीक है, प्रायद्वीप कहेंगे। आप इंडिया का एग्जांपल ले सकते हैं, सिंपल, आप कहेंगे इंडिया कैसा देश है, प्रायद्वीपीय देश है ना, क्योंकि आप देखेंगे इंडिया को कि इंडिया के जो राइट साइड से हैं वो बे ऑफ बंगाल से घिरे हुए हैं, लेफ्ट साइड से आप देखते हैं तो अरबियन सी से है, और नीचे से देखते हैं तो इंडियन ओशन से है। तो आप अपने इंडिया पे कुछ टेक्निकल टर्म को भी समझ सकते हैं। तो यहाँ पे एक आपको मिलेंगे डेजर्ट, मैं अभी बात कर रहा हूं डेजर्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका, डेजर्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका, ठीक है। तो यहां पे आप देखेंगे मोजाबे, और दूसरा डेजर्ट देखेंगे ये मैक्सिको वाले भाग में सोनरन। दो डेजर्ट फेमस है, मोजाबे और सोनरन, यही दो डेजर्ट यहां है जो एग्जाम में पूछे भी जाते हैं, ठीक है। अब आइए यहां का हम देखते हैं कि जो साइड में जो ये फिजिकल फीचर्स हैं, है ना, जो लैंडस्केप फीचर है, यानी कि जब हम नॉर्थ अमेरिका के अगर चारों तरफ अगर घूमेंगे तो कौन कौन से लैंडस्केप्स मिलेंगे, कौन कौन से फिजिकल फीचर्स मिलेंगे, उन सबको हम एक नजर में देखते हैं। यानी कि वीडियो के अंत तक बना रहना बहुत ही इंपॉर्टेंट था, है ना, यानी कि इंपॉर्टेंट था और है भी, क्योंकि यही लास्ट में मैं बता रहा हूं वो काफी इंपॉर्टेंट है और यहां से एग्जाम में आपके सवाल आएंगे भी, ठीक है। आइए उसको देखते हैं कि वो क्या है, कौन कौन से फिजिकल फीचर्स हैं, लैंडस्केप्स हैं। तो जैसा कि आप जान रहे हैं कि नॉर्थ अमेरिका के ऊपर में आर्कटिक ओशन है, आर्कटिक ओशन है। नॉर्थ अमेरिका के अगर साउथ की बात करें तो साउथ में आपके साउथ अमेरिका, बट यहां अगर सी की बात करें तो कैरेबियन सी मिलेंगे, कैरेबियन सी आप अपने एटलस में देख सकते हैं। और नॉर्थ अमेरिका के अगर राइट साइड में देखेंगे तो नॉर्थ अटलांटिक ओशन, नॉर्थ अटलांटिक ओशन मिलेंगे। और इसके वेस्ट में आएंगे तो वेस्ट में आप देखेंगे पैसिफिक ओशन है, पैसिफिक ओशन है, ठीक है। ये मैंने चारों तरफ का पार्ट बताया, लेकिन अब मैं चारों इसके जो किनारे वाले भाग हैं, है ना, उन सारे इंपॉर्टेंस फीचर्स को देखेंगे कि क्या क्या है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है। इसे एक रेखा ऊपर से गुजरती है, इसको कहते हैं आर्कटिक सर्कल, आर्कटिक सर्कल। दूसरा यहां से एक रेखा गुजरती है 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री नॉर्थ, और ये रेखा कौन सी है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है। अब आइए जानते हैं, सबसे पहले एक कहानी सेट करते हैं कि अगर आपको नॉर्थ अमेरिका के चारों तरफ घूमना है, ठीक है, क्योंकि चारों तरफ क्या है, पानी है ना, समुद्रों से घिरा हुआ है, हर महाद्वीप समुद्र से घिरा हुआ है, ठीक है। तो अगर आप एक सीप में बैठते हैं और घूमना चाहते हैं नॉर्थ अमेरिका के चारों ओर, तो क्या क्या आपको देखने को मिलेगा, उसी पे आइए एक कहानी के थ्रू हम लोग समझते हैं। एक नाविक था और वो अपने नाव में कुछ सवारी को लेकर के जा रहा था। सबसे पहले उसने क्या किया कि पैसिफिक ओशन में अपने शिप को खड़ा किया इस अलास्का के पास में, ठीक है। यहां से लोग उस पर चढ़े और इस बेरिंग सी से होते हुए यहां पे आप देखेंगे एशिया का भाग है और ये स्ट्रेट है, ठीक है। अब स्ट्रेट क्या होता है, मैं हर एक टेक्निकल टर्म वर्ड को समझाते चलूंगा। स्ट्रेट
यानी कि जो दो जल वाले स्थानों को मिलाता हो, है ना, या ऐसे भी कह सकते हैं कि जो दो लैंड पार्ट को अलग करता हो, है ना। बट याद रखेंगे स्ट्रेट यानी कि दो जल वाले पार्ट को आपस में कनेक्ट करता हो, ठीक है, एक रास्ता बनाता हो, उसको कहते हैं स्ट्रेट यानी जल संधि, ठीक है। तो बेरिंग सी से वो नाव लेकर निकलता है और बेरिंग स्ट्रेट होते हुए यहां पे ये जो स्ट्रेट है इसका नाम है बेरिंग स्ट्रेट। आप अपने एटलस में देखते चलेंगे, मैं बार बार इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बेरिंग स्ट्रेट से होते हुए ये कहां पहुंच जाता है, ये पहुंच जाता है बिफोर्ट सी में। बिफोर्ट सी में पहुंच गया, ठीक है। एक नाव वाला था जो अपने सवारी को लेकर बेरिंग सी से चलता है, ये बेरिंग सी पैसिफिक ओशन में है, यहां से चलने पे बेरिंग स्ट्रेट को पार करता है और फिर ये बिफोर्ट सी में पहुंच जाता है, ठीक है। यहां पे आप देखेंगे मींस कि कनाडा वाले भाग में ये जो छोटे छोटे आइलैंड्स वाले ग्रुप मिलते हैं, यहीं पे आप देखेंगे नॉर्थ मैग्नेटिक पोल है, नॉर्थ मैग्नेटिक पोल है, नॉर्थ मैग्नेटिक पोल है, ठीक है। ये जो खाड़ा वाला भाग है इसको कहते हैं एल्समेरे आइलैंड्स, एल्समेरे आइलैंड्स। और ये जो आप देख रहे हैं छोटे छोटे पार्ट्स, ये है क्वीन एलिजाबेथ, क्वीन एलिजाबेथ आइलैंड, आप अपने एटलस में देख सकते हैं। इसी प्रकार से एल्समेरे होते हुए ये ग्रीनलैंड पे चले जाते हैं, ग्रीनलैंड, ग्रीनलैंड। ये ग्रीनलैंड जो है आप जमीनी स्तर से देख सकते हैं कि ये है तो नॉर्थ अमेरिका के पास में, बट इस पे अधिकार है डेनमार्क। डेनमार्क कहां की कंट्री है, आगे आप जानेंगे कि ये डेनमार्क जो है यूरोप की कंट्री है, ठीक है। यानी कि एडमिनिस्ट्रेटरल जो पावर है, प्रशासनिक जो पावर है, वो किसका चलता है, डेनमार्क का चलता है इस ग्रीनलैंड पे, ठीक है। इसके बाद ग्रीनलैंड से जब हम नीचे आते हैं तो ये डेविस स्ट्रेट होते हुए ये एक स्ट्रेट बना रहा है यहां पे, डेविस स्ट्रेट होते हुए, और ये लैब्राडोर सी में पहुंच जाते हैं, लैब्राडोर सी में पहुंच जाते हैं। एक कहानी यहां तक आके खत्म होती है। आप लोग भी ऐसे करेंगे, एक बार में यहां से चलेंगे, बेरिंग सी से चलते हुए बेरिंग स्ट्रेट को पार करते हुए बिफोर्ट सी में चले जाते हैं, वहां पे आपको नॉर्थ मैग्नेटिक पोल मिलते हैं, क्वीन एलिजाबेथ आइलैंड्स मिलते हैं, उसके बाद आप देखते हैं एल्समेरे आइलैंड, फिर आप चल जाते हैं ग्रीनलैंड, और डेविस स्ट्रेट होते हुए आप आ जाते हैं लैब्राडोर सी में। यानी कि एक कहानी यहाँ का एंड होता है। दूसरी कहानी में हम चलते हैं और ये वाले पार्ट को हम देखते हैं। ये जो खाली वाला पार्ट है इसको कहते हैं बेफिन बे। क्या कहते हैं, ये है आपका बेफिन बे, ठीक है। बेफिन बे के बाद हम चलते हैं और ये वाला जो आप देख रहे हैं ये आपके बेफिन आइलैंड्स है, बेफिन आइलैंड्स है, ठीक है। बेफिन आइलैंड्स के बाद हम चले जाते हैं हडसन बे में। ये जो है आप देख रहे हैं हडसन की खाड़ी है, हडसन बे है, ठीक है। इसके बाद हडसन बे से निकलते हैं हडसन स्ट्रेट के थ्रू। ये आपके स्ट्रेट है, स्ट्रेट क्या होता है आप जान चुके हैं, ये हडसन स्ट्रेट है, और हडसन स्ट्रेट से होते हुए हम फिर से लैब्राडोर सी में पहुंच जाते हैं। दूसरी कहानी यहाँ पे खत्म हुई। यानी कि एक नाविक देखिए कैसे कैसे अपने पैसेंजर को घुमा रही है, ठीक है। इसके बाद तीसरी कहानी में चलते हैं
तो यहां पे आपको मिलेगा नोवा स्कोटिया। ये जो निकला हुआ पार्ट है ये नोवा स्कोटिया कहलाता है, नोवा स्कोटिया कहिए, स्कोशिया कहिए, ठीक है। इसके बाद आप ग्रांड बैंक का नाम सुने होंगे, ये छोटा सा पार्ट निकला हुआ ग्रांड बैंक है। तो दोस्तों ग्रांड बैंक जो फेमस है वो किस लिए है, तो आप कहेंगे कि ये मछलियों की उत्पादन के लिए बहुत ही फेमस है, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे गर्म जलधारा और ठंडी जलधारा यानी कि जो हमारे वार्म करेंट है, हॉट करेंट है और कोल्ड करेंट है, जब आपस में आकर के किसी पॉइंट पे मिलते हैं वहां पे मछलियों का उत्पादन बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। एंकोवी नाम का मछली यहाँ पे पाया जाता है जो कि विश्व का सबसे फेमस मछली है और बहुत ही कम मात्रा में मिलता है। इसके बाद जब आगे बढ़ते हैं ग्रांड बैंक से, तो यहां पे आप देखेंगे लॉन्ग आइलैंड मिलेंगे। ये जो पार्ट है यहां पे आपको लॉन्ग आइलैंड मिलेंगे। लॉन्ग आइलैंड, लॉन्ग आइलैंड के बाद हम चलते हैं तो यहां पे आपको केप हेट्रास मिलेगा, केप हेट्रास। केप हेट्रास के बाद हम यहां सरगासो सी में पहुंच जाते हैं। कौन से, सरगासो सी में। सरगासो सी में ये बरमुडा आइलैंड्स हैं। बरमुडा आइलैंड्स का नाम आप सुने होंगे, ये इस पे मूवी भी आया हुआ है और ये बहुत ही खतरनाक आइलैंड्स है। यहां से कोई भी प्लेन आज तक बच के नहीं गया, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कुछ ऐसा मैग्नेटिक अट्रैक्शन पावर है जो हर किसी को खींच लेता है, ठीक है। इसके बाद सरगासो सी में बरमुडा आइलैंड से जैसे ही हम वेस्ट की ओर बढ़ते हैं तो यहां सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा गल्फ ऑफ यहां पे आपको कैरेबियन सी, कैरेबियन सी मिलेगा। ये जो है ना, जो क्यूबा है, ठीक है, यहां पे आपको स्ट्रेट ऑफ फ्लोरिडा है, स्ट्रेट ऑफ फ्लोरिडा है। स्ट्रेट ऑफ फ्लोरिडा से होते हुए हम मैक्सिको की खाड़ी में पहुंच जाते हैं। मैक्सिको, गल्फ ऑफ मैक्सिको। गल्फ ऑफ मैक्सिको से होते हुए यूकाटन चैनल है और यूकाटन चैनल के बाद हम कैरेबियन सी में पहुंचते हैं। कौन से हैं, यूकाटन चैनल है, यूकाटन चैनल है और इसके बाद हम कैरेबियन सी में पहुंच जाते हैं और फिर पनामा कैनाल के थ्रू हम फिर से पैसिफिक ओशन में पहुंचते हैं। और पैसिफिक ओशन में सबसे पहले हम कहां पे पहुंचते हैं, यहां तो कहेंगे आप कि कोर्कोवाडो बे है, ठीक है, कोर्कोवाडो बे है। आप एटलस में देखेंगे, मैं नाम बोल रहा हूं। कोर्कोवाडो बे के बाद जब आप आगे की ओर बढ़ते हैं तो यहाँ पे ग्वाटेमाला ट्रेंच मिलते हैं, ठीक है। अब ट्रेंच क्या होता है, ट्रेंच यानी खाई, ठीक है। खाई बनता कैसे है, जब हमारे कॉन्टिनेंटल प्लेट और ओशनिक प्लेट आपस में टकराते हैं, जब वो टकराते हैं तो वहां पे मींस की टूट फूट की क्रिया होती है ना। यानी कि जिसका डेंसिटी ज्यादा होगा वो किधर जाएगा, अंदर की ओर जाएगा, और जिसका डेंसिटी कम होगा वो ऊपर की ओर आएगा। तो आप जानते हैं कि अर्थ की डेंसिटी यानी कि जो हमारा कॉन्टिनेंटल पार्ट है और जो हमारा ओशनिक पार्ट है, उस दोनों में डेंसिटी किसका ज्यादा है, तो आप कहेंगे कि ओशनिक प्लेट जो है ना उसका डेंसिटी ज्यादा है।
तो जो ज्यादा भारी रहेगा वो नीचे की ओर जाएगा ना, तो नीचे की ओर जाएगा, और जो हल्का वाला है ऊपर की ओर जाएगा। और टूट फूट हुआ, जैसे ये टूट फूट हुआ तो ये टूटा और यहाँ पे क्या हुआ, खाली स्थान बन गया, है ना, यानी कि बहुत ही ज्यादा गहराई बन गया, उसी को कहते हैं ट्रेंच। ठीक है, दूसरा आइए, इसके बाद हम चलते हैं, यहां पे आपको मिलेगा गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया। गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया, गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया से जब हम आगे बढ़ते हैं तो यहां पे आपको स्ट्रेट ऑफ जुआन डी फुका मिलेंगे। ये पैसिफिक ओशन के पार्ट हैं, और ये जो कॉर्डिलेरा है यहां पे आपको मिलेंगे स्ट्रेट ऑफ जुआन डी फुका। आप अपने एटलस पे देखते चलेंगे। स्ट्रेट ऑफ जुआन डी फुका से जब ऊपर की ओर बढ़ते हैं तो यहां पे मिलते हैं क्वीन चार्लोट। क्वीन चार्लोट, ये छोटे छोटे आइलैंड्स है। क्वीन चार्लोट के बाद आगे बढ़ते हैं तो यहां पे आपको मिलेंगे अलेक्जेंडर आर्किपेलागो। ये सब किनारे की भाग है, मैं बता रहा हूं, ये सभी किनारे की भाग है, ये स्ट्रेट है। ठीक है, यहाँ पे क्वीन चार्लोट आइलैंड्स है, इसके बाद अलेक्जेंडर मिलते हैं। ठीक है, और फिर हम पहुंच जाते हैं एलुसियन आइलैंड्स के पास। एलुसियन आइलैंड से होते हुए कोडियक आइलैंड्स, और कोडियक से होते हुए हम फिर बेरिंग सी में पहुंच जाते हैं। ठीक है, तो एक नाविक को आपने देखा कि कैसे बेरिंग सी से स्टार्ट करता है और बेरिंग स्ट्रेट होते हुए विफोर्ट सी में चले जाते हैं, और फिर वहां पे नॉर्थ मैग्नेटिक पोल मिले उनको, और नॉर्थ मैग्नेटिक पोल होते हुए वो कहां चले जाते हैं, क्वीन एल्समेरे, है ना, क्वीन चार्लोट और एल्समेरे आइलैंड्स के पास पहुंच जाते हैं, और फिर वो ग्रीनलैंड और डेविस स्ट्रेट होते हुए लैब्राडोर सी में पहुंच जाते हैं। ठीक है, ठीक इसी प्रकार से दूसरा कहानी में देखा मैंने कि बेफिन बे है, बेफिन बे से आपने बेफिन आइलैंड्स पे गया और फिर हडसन बे में पहुंचा, हडसन स्ट्रेट होते हुए आपने फिर से लैब्राडोर सी में पहुंचा। इसके बाद आपने देखा नोवा स्कोटिया आइलैंड्स को, उसके ठीक नीचे सामने आपने देखा ग्रैंड बैंक जो कि मछलियों के लिए फेमस है। ठीक फिर नीचे आते हैं तो आपने देखा लॉन्ग आइलैंड्स को। ठीक है, लॉन्ग आइलैंड्स के बाद आपने देखा केप हेट्रास और सरगासो सी में गया, बरमुडा आइलैंड से आपको मुलाकात हुई। बरमुडा आइलैंड से जब आप वेस्ट की ओर बढ़े तो आपको स्टेट ऑफ फ्लोरिडा मिला, और स्टेट ऑफ फ्लोरिडा से जब आगे बढ़े तो आपको मैक्सिको की खाड़ी मिली, गल्फ ऑफ मैक्सिको की खाड़ी। ठीक है, इसके बाद आपने देखा कि युकाटन चैनल होते हुए कैरेबियन सी में पहुंचे, और मैन मेड जो एक पनामा कैनाल है उसके थ्रू आपने पैसिफिक ओशन में पहुंचा। वहां पे आपने देखा कोर्कोवाडो बे है, ग्वाटेमाला ट्रेंच है। आगे की ओर बढ़ते हैं तो फिर आगे बढ़े तो आपने देखा कैलिफोर्निया की खाड़ी है। ठीक है, कैलिफोर्निया की खाड़ी से आगे बढ़ा आपने और देखा कि स्ट्रेट ऑफ जुआन डी फुका आइलैंड्स है। फिर उसके ऊपर बढ़ा आपने तो देखा यहाँ पे कि क्वीन चार्लोट आइलैंड्स है, और फिर इसके आगे अलेक्जेंडर आर्किपेलागो है। फिर आपने देखा कि एलुसियन आइलैंड्स है, और लास्ट में कोडियक आइलैंड से होते हुए आप फिर से बेरिंग सी में पहुंच जाते हैं, है ना। इस प्रकार से आपको एक नाविक जो है लेकर के सारे नॉर्थ अमेरिका के जो किनारे वाले भाग है उसको घुमा देता है। ठीक है, तो दोस्तों इसी प्रकार से जब आप भी करेंगे तो आपको भी ये सारे चीज याद हो जाएंगे बहुत ही इजीली तरीके से। आप एनिमेशन के थ्रू समझना चाहते हैं बाद में समझ लीजिएगा, लेकिन मैं यही कहूंगा अपने एक्सपीरियंस से कि पहले आपको धरातल पे आकर के अपने वर्ल्ड मैपिंग की जो बुक है, एटलस है, उसको देखना होगा, वहां पे हाईलाइट करना होगा, और आपको बार बार इस चीज को प्रैक्टिस करना होगा। ठीक है, जैसे मैंने पिछले क्लास में कहा था कि अगर आपको कार चलाना सीखना है तो आपको बार बार प्रैक्टिस करना होता है, तो आप परफेक्ट हो जाते हैं, और एक बार परफेक्ट हो गए तो जीवन में कभी आप कार चलाना नहीं भूलते हैं। ठीक इसी प्रकार से आपने एक बार सीख गया तो जीवन में कभी नहीं भूलेंगे। कहीं भी आपने किसी भी न्यूज को देखा या किसी भी किताब में कहीं भी किसी लोकेशन से रिलेटेड देखा, आपको तुरंत वो चीज विजुअलाइज हो जाएंगे, वो लोकेशंस विजुअलाइज हो जाएंगे। तो दोस्तों इन्हीं सभी संदर्भों को रखते हुए आज की मैं
क्लास इन करना चाहता हूं, बट उससे पहले एक चीज और मैं बताना चाहता हूं कि अगर आपको वर्ल्ड मैपिंग, ठीक है वर्ल्ड मैपिंग तो आप देखेंगे, एटलस भी देखेंगे, बट अगर आपको खुद से करना हो तो आप कॉपी पे भी कर सकते हैं इस चीज को। अगर आपके पास एटलस ना हो तो आप कॉपी पे कैसे करेंगे, इसका एक ट्रिक है कि जैसे मैंने बताया कि आपको माउंटेन्स का तो एक आपने बॉक्स बनाना है, ठीक है, और माउंटेन्स आपको करना है तो आप क्या करेंगे, ऐसे करेंगे बॉक्स और इसके अंदर ऐसे ऐसे आपने जैसे श्रेणी बनाते हैं ना वैसे बनाएंगे और यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है, कि ये वृक्ष है, ठीक है। ठीक इसी प्रकार से आप ऐसे करेंगे और इसमें ऐसे बनाएंगे, अलास्का लिखे, ठीक है। फिर मैकेंजी बनाना हो, इस प्रकार से जब आप कॉपी में, ब्लैंक कॉपी में करेंगे, यानी कि आपको वो सारे लोकेशंस दिमाग में विजुअलाइज हो रहे हैं, आपके सबकॉन्शियस माइंड में जा रहे हैं, ठीक है। तो ये माउंटेन्स के लिए ऐसे करेंगे, ठीक है। ठीक इसी प्रकार से जब आप प्लेट्यू के लिए करेंगे तो फिर से एक बॉक्स बना लीजिए, ठीक है, और प्लेट्यू के लिए ऐसे ऐसे आप कर सकते हैं और फिर यहाँ पे नाम आप शॉर्ट में लिखते जाइए, ठीक है। इसी प्रकार से जब आपको रिवर्स को देखना हो फिर से आप एक बॉक्स बनाएंगे और रिवर्स किधर ड्रेन कर रही है ये याद रखने के लिए आप रिवर्स को ऐसे ऐसे करके और ड्रेन करते रहेंगे और यहाँ पे आप शॉर्ट में अपना नाम लिखते रहेंगे, ठीक है। जैसा कि मैंने अभी बनाया, जैसा कि आपने नॉर्थ अमेरिका को देखा था, मुझे 2 मिनट में ये बॉक्स बनाने में समय लगा, ठीक है, और सारे लोकेशंस आपके हमारे दिमाग में ये विजुअलाइज हो गया। ठीक इसी प्रकार से जब लेग्स को बनाएंगे तो लेग्स का ऐसे फिगर बनाएंगे और इसे भी आप एकदम कॉपी में बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको विजुअलाइज होते जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको करते जाना है और एक दिन पाएंगे कि आपको भी बहुत अच्छे तरीके से मैप्स याद हो गए और वर्ल्ड मैपिंग की क्लास आप रोज देखें, प्रैक्टिस करें, ब्लैंक मैप्स को सामने रखें, उसमें खुद से करने की कोशिश करें। दोस्तों आज की क्लास यहीं पे मैं समाप्त करता हूं, धन्यवाद।